हेलो एवरीवन, शिखा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शिक्षक भर्ती और सेंट्रल टेट के एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड्स, सहायक शिक्षा और सामग्री के बारे में एक वाइड और एक डीप डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना किसी डिस्कशन की, इसकी जो ऑफलाइन क्लासेस है इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी संचालित है, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को समझने से पहले जो हमारा इंग्लिश पेडागोजी का जो सेगमेंट है, उस इंग्लिश पेडागोजी को हम समझेंगे। इंग्लिश पेडागोजी अर्थात हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या दुनिया में किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को दो सेगमेंट में बांटते हैं। एक होता है L1 जिसे L1 कहते हैं, और एक होता है L2, ठीक है। L1 वो होता है जिसे हम अपने नेटिव एरियाज पे, मतलब अपने बचपन से क्या करते हैं, जिसको हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम अर्जित करते हैं। तो जिसको हम एक्वायर करते हैं वो कहलाता है L1, लैंग्वेज 1। और जिसको हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज में, जहाँ कहीं भी जाकर के क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं या लर्निंग करते हैं। जो लर्निंग करते हैं वो कहलाता है L2। तो लैंग्वेज 2 हमेशा हम लर्निंग करते हैं और लैंग्वेज 1 को हम हमेशा एक्वायर करते हैं। दोनों में अगर बात की जाए कि विच वन इज बेटर, अगर हम कंपैरिजन करें कि दोनों में बेहतर कौन सा है, L1 एक्विजिशन अच्छी है कि लर्निंग अच्छी है, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन एक काइंड ऑफ एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्विजिशन की अगर बात करें तो एक्विजिशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। वहीं पे अब एक्टिव प्रोसेस क्यों इसको एक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्विजिशन में अपने सारे सेंसेस का यूज किया। जितने ही हमारे पास सेंसेस होते हैं उन ऑल सेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, और उन सेंसेस का इस्तेमाल करके, चाहे हम छू करके, देख करके, महसूस करके, हर सेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, हम पांचों सेंस का हम यूज करते हैं। जबकि लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में हम जस्ट 2 सेंस का यूज करते हैं, जस्ट 2 सेंस का यूज किया जाता है यहाँ पे। इसलिए और वो 2 सेंस कौन, तो एक तो होगा ऑडियो, सुन करके सीखते हैं, या फिर विजुअल होता है, देख करके। तो ऑडियो विजुअल केवल 2 ही सेंस होता है हमारे पास। चूंकि हम यहाँ पे केवल 2 सेंस का यूज करते हैं, इसलिए ये जो लर्निंग होती है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाती जितना इफेक्टिव एक्विजिशन होता है। कोई भी बच्चा अगर देखेंगे आप, जैसे जो छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड का है या जो हिंदी बैकग्राउंड का है या मराठी, मलयालम, तेलुगु, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, तो वो उस भाषा को बाय बर्थ सीखता है। उसके लिए उसको ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत पड़ती, न किसी विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती, ना वो उसकी कोई विधिवत शिक्षा लेता है। उसके बावजूद वो बहुत ही अच्छे ढंग से, जब जैसे ही वो होश संभालना शुरू करता है, महज 3 से 4 वर्ष की आयु में वो प्रॉपरली उस भाषा को बोलना शुरू कर देता है। जबकि वही चीज अगर हम लर्निंग में देखते हैं तो वो बाय बर्थ से, मतलब लर्निंग को अगर देखें तो वो टिल लाइफ तक, मतलब जिंदगी के अंतिम मोड़ पर, अंतिम क्षण तक उसकी लर्निंग जो है वो चलते रहती है, वो भाषा को सीखते ही रहता है, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पे पैदा हुआ कि क्यों ना हम जैसा ये एक्टिव प्रोसेस है, जैसा इफेक्ट या जैसा इम्पैक्ट जो एक्विजिशन का है, वैसा इम्पैक्ट लर्निंग में भी क्यों ना लाया जाए। इस चीज को हमने सोचा, और इसी चीज को सोचने के पश्चात जो शिक्षाविद थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने सोचा, और एक्विजिशन की तरह ही लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इसी की तरह क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, फिर यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें TLM का कॉन्सेप्ट आया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट आया। तो मेरे ख्याल से आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि TLM आखिर में क्यों आया, ताकि हम अपने शिक्षण को, चाहे हम जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को हम क्या कर सके, इफेक्टिव बना सके। तो इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया। ये जो प्रोसेस होता है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है, क्योंकि डायनामिक अप्रोच है, एक डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक प्रोसेस होने के नाते इनमें हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा डायनामिक्स लाने होंगे। चूंकि लर्निंग एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग एक डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक प्रोसेस होने के नाते इसमें भी हमें कुछ डायनामिक्स लाने होंगे। और वो डायनामिक्स हम केवल चाक, डस्टर, मार्कर, मतलब ये चाक और बोर्ड की सहायता से बस हम काम नहीं चला सकते, ठीक है। पहले जो ट्रेडिशनल तरीका होता था उसमें हम चाक का इस्तेमाल करते थे, मार्कर का इस्तेमाल मान लिया, क्या बोलना चाहिए, बोर्ड का इस्तेमाल कर लिए। धीरे से हमने आपको क्या किया, स्विच किया, और चाक और बोर्ड से आगे हो करके धीरे से हम मार्कर में आए, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मार्कर से थोड़ा सा अपग्रेड होकर के आज के डेट में हम लोग स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, अपना जो एजुकेशन का लेवल है या जो वे ऑफ टीचिंग है उसको हमने एडवांस किया है। तो वैसे ही एक ट्रेडिशनल टीचिंग की बजाय जो एडवांस टीचिंग है, तो एडवांस टीचिंग कब संभव होगा, जब हम अपने शिक्षण में, जब हम अपने
क्लासेस की जो एजुकेशन होती है उसमें हम क्या करेंगे, टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो शिक्षा होगी, वो जो एजुकेशन होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो बस यहाँ पे एक लाइन से समझिए आप कि टीचिंग को इम्पैक्टफुली बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीचिंग लर्निंग एड्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए। तो अब जिनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीचिंग लर्निंग एड्स आया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं, हम लर्नर्स की थोड़ी सी वैरायटी के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है विजुअल लर्नर। ठीक है, विजुअल लर्नर मतलब जो कुछ देख करके सीखने वाला, उसको हर चीज दिखाई देना चाहिए तब वो सीखेगा। किसी चीज को ना तो इमेजिन कर सकता है ना वैसा वो सोच सकता है। तो ये एक होता है क्या, विजुअल लर्नर कहते हैं इसको। तो विजुअल लर्नर जो होता है वो क्या करेगा, वो हर चीज को देख करके ही सीखेगा, बिना देखे नहीं सीख सकता। देखिए, हम लर्नर्स की वैरायटी को क्यों यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम होता है, वह क्लासरूम डाइवर्स कंडीशन का होता है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो हर स्टूडेंट को ध्यान देना होता है, हर स्टूडेंट को समझना होता है। तो एक होते हैं विजुअल लर्नर्स। ठीक है, तो विजुअल लर्नर्स मतलब जो देख करके सीखेगा। अब उसको जब देख करके सीखेगा तो उसको क्या चाहिए, मैप, हर चीज के लिए मैप चाहिए, उसको आउटलाइन बनाना पड़ता है, उसके लिए ग्राफ बनाने पड़ते हैं, उसके लिए पिक्चर्स दिखाने पड़ते हैं, ड्राइंग्स, बोर्ड्स। इन चीजों में जब तक हम कोई चीज को उनको डिस्प्ले ना कराएं, जब तक कि वो चीजों को ना देखे, तब तक वो नहीं सीख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्किल की बात करें, किसी स्टूडेंट की अगर हमें स्किल की डेवलप करनी है लेट से, तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भाई हमारे पास 4 स्किल होते हैं, LSRW। तो यहाँ पे जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर, L और S, लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, लिसनिंग और स्पीकिंग पर कम फोकस करते हैं, इस पर कम फोकस होता है। उनका जो फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पर ज्यादा होता है। तो इस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं, इस पर ये कम फोकस करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कम बातें करते हैं और बोलने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आप ऐसा मानिए। तो इनको कहते हैं विजुअल लर्नर, जो देख करके सीखते हैं। दूसरे टाइप के लर्नर होते हैं जिनको कहते हैं ऑडिटरी लर्नर। ठीक है, जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं उनको क्या चाहिए, वो हर चीज को सुन करके, मतलब उनको स्टोरी चाहिए, उनको कोई सुना दे, उनके सामने कोई बोल दे या कोई बोलते रहेगा तो वो पैसिव लिसनिंग कर लेते हैं। तो लिसनिंग करके, हियरिंग करके वो क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। सुन करके उनको चीजें तैयार हो जाती है, सुन करके वो चीजों को याद कर लेते हैं। तो ऐसे जो लर्नर होते हैं इनको कहते हैं हम लोग ऑडिटरी लर्नर, राइट। तो ऑडिटरी लर्नर मतलब समझिए कि चुपचाप होते हैं ना एक प्रजाति, जो सीधा सीधा सिर गड़ा करके एकदम अपना कंसंट्रेशन कर ले और चुपचाप सुनना शुरू कर दे, तो इनको कहते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। इनको क्या चाहिए होता है, अगर हम ऑडिटरी लर्नर की बात करें, इनको क्या चाहिए होता है, तो इनको चाहिए होती है डिस्कशन बेस्ड क्लास, जिसमें डिस्कशन हो। ठीक है, लेक्चर मेथड से इनको पढ़ना पसंद होता है, डिबेट्स इनको अच्छे लगते हैं। तो लेक्चर्स, डिबेट्स या डिस्कशन बेस्ड जो क्लास है वो इनको पसंद होता है। ये मेमोराइजिंग करने में अच्छे होते हैं। अगर इस तरह के लर्नर्स की बात करें, ऑडिटरी लर्नर्स की, तो मेमोराइजिंग करने में अच्छे होते हैं, इनको इनको चीज़ें याद करने में अच्छी लगती है। तो गुड एट मेमोराइजिंग, चीज़ों को याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक, अगर क्या करना चाहिए, किसी एक क्लास को, किसी एक वर्ग को अगर मैं टारगेट करूं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना चाहिए, लड़कियां ज़्यादा इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये ऑडिटरी लर्नर कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इनमें ज़्यादातर लड़कियां रट्टू किस्म की होती हैं। अब है, बुरा मानने की बात नहीं है, तो है। तो रट्टू किस्म की होती है तो जल्दी से मेमोराइज कर लेती हैं, सुन करके भी उनको चीज़ें याद हो जाती है, या इंटरेस्ट लेते हैं किसी दूसरे की बातों को या दूसरे की चीज़ों को सुनने में इंटरेस्ट रहता है। तो आप समझ लीजिए कि वो ऑडिटरी लर्नर कराएंगे, राइट। तो ये विजुअल लर्नर और ये ऑडिटरी लर्नर, राइट। तीसरे टाइप के जो लर्नर होते हैं ये थोड़े खिलाड़ी किस्म के होते हैं। ठीक है, जैसे इनको कहा जाता है टेक्टाइल लर्नर, या इनको काइनेस्थेटिक लर्नर भी कहते हैं, या हाइपर एक्टिव लर्नर भी कहते हैं। तीनों नाम इनका चलता है। ठीक है, टेक्टाइल लर्नर कह सकते हैं आप, काइनेस्थेटिक बोलेंगे तो भी वही है, हाइपर एक्टिव बोलेंगे तो भी वही है। ये थोड़े, मैंने जैसे बताया कि थोड़े वैज्ञानिक किस्म के लोग होते हैं, वैज्ञानिक किस्म के लर्नर्स होते हैं। ये हर चीज को करके सीखना चाहते हैं। ठीक है, दे लर्न बाय टच, बाय मूवमेंट, अर्थात दे लर्न बाय द डूइंग। ठीक है, ये करके सीखते हैं। जब तक ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट ना करें, जब तक चीजों को देखें नहीं, जब तक चीजों को अपने हाथ से प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन ना करें, तब तक ये नहीं सीख सकते। तो इनको हर चीज को अपने कसौटी पे कसना होता है, ये करके सीखते हैं। तो इनको ऐसे लर्नर्स जो होते हैं उनको टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक कहते हैं। मतलब टोटल जितने लर्नर हैं उनको अपन 3 कैटेगरी में सेपरेशन कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में हम आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वी आर जस्ट डूइंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर। ठीक है, तो ये देख करके सीखते हैं। इनका जो स्पान ऑफ वर्क होता है वो बहुत ब्रॉड और बहुत वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है,
ये ब्रॉड होगा, बोर्ड नहीं है, गलत हो गया है। तो इनका जो स्पान ऑफ वर्क होता है वो बहुत वाइड और ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि करके सीखते हैं, इसलिए हर चीज को अगर देखा जाए, अगर इनको ऊपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए तो ये अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, विजुअल लर्नर की तुलना करें या ऑडिटरी लर्नर की तुलना करें, तो विजुअल लर्नर और ऑडिटरी लर्नर्स की तुलना में जो टेक्टाइल लर्नर होते हैं, ये काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, दे कैन डू बैड, ये बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कब? अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई तब। काइंड ऑफ कहना चाहिए साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो हर चीज को ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखने में बिलीव करते हैं। ठीक है, इनको हर चीज को प्रैक्टिकल करना पसंद है, और प्रैक्टिकल करके इन्हीं लोगों के लिए फिर लैब की बात आती है। और जैसे लैब की बात आती है तो यहाँ पे इन लोगों के लिए लैंग्वेज लैब बनाया जाता है। ठीक है, साइंस बस का लैब नहीं होता, लैंग्वेज का भी लैब होता है, तो इनके लिए लैब बनाया जाता है। राइट, चलिए, तो ये 3 टाइप्स के लर्नर हो गए। अब जैसे लर्नर हैं तो ऐसे इन डाइवर्सिफाइड क्लासरूम के लिए अलग अलग प्रकार के लर्नर हैं, तो वहां पे अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग टाइप के टीएलएम भी तो हमें प्रोवाइड कराने होंगे। तो टीएलएम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम कुछ सर्टेन टीएलएम के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टीएलएम की बात करते हैं, जिसको कहते हैं विजुअल एड्स। टाइप्स ऑफ टीएलएम, जो विजुअल एड्स होंगे हम उसकी बात करते हैं। देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा। तो विजुअल एड्स अर्थात जिनको देख करके, ठीक है, जिनको देख करके ये क्या करते हैं, हमको इससे इंटरेस्ट आएगा, इससे क्या होगा, पढ़ाई में जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो इस विजुअल एड्स को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक पिक्टोरियल और एक स्टैटिक मॉडल। पिक्टोरियल मतलब जो क्या कहना चाहिए, पिक्चर काइंड ऑफ। ठीक है, तो मैप्स हो गए, आउटलाइन हो गए, ग्राफ्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ड्राइंग्स हो गए, बोर्ड्स। देखिए, आपको एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का बोर्ड्स पूछेगा, कोई भी बोर्ड्स, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड पूछेगा, व्हाइट बोर्ड पूछेगा, वुड बोर्ड पूछेगा, ब्लैक बोर्ड बोलेगा, ग्रीन बोर्ड बोलेगा, कोई भी बोर्ड आया अगर एग्जाम में, मतलब समझ लीजिए उसको आपको विजुअल एड की कैटेगरी में रखना है, वो विजुअल एड्स की कैटेगरी में आएगा, किसी भी प्रकार का बोर्ड्स। ठीक है, तो मैप्स, आउटलाइन, ग्राफ्स, पिक्चर, ड्राइंग, ये सब पिक्टोरियल है। स्टैटिक मॉडल की बात करें तो स्पेसिमेन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा लैब वगैरह में रखे होते हैं, पपेट हो गए, यही पपेट, जैसे ये आपका पपेट, इससे किसी भी जानवर के बारे में बता सकते हैं, बकरी, भैंस, भालू, गाय, किसी के बारे में भी। ग्लोब हो गया, ग्लोब से सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेट करा सकते हैं मॉडल्स किसी भी चीज का। डायोरामा, ठीक है, इस प्रकार का डायोरामा आपने देखा होगा, कई जगह पे एग्जीबिशन लगता है या कोई साइंस प्रदर्शनी जैसे लगती है, तो उस जगह किस प्रकार के डायोरामा बनाते हैं, ठीक है, तो उसको डायोरामा कहते हैं। ठीक, तो डायोरामा होता है इस तरह के चीजों को, बिल्कुल अगर हमको किसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताना हो तो पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, इन सब के बारे में हम आसानी से उसकी 3D आकृति जो है वो बना करके दिखा सकते हैं। ये हो गया। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHE, सॉरी OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ध्यान रखिएगा ना, स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर ये विजुअल में आ रहा है। एक और प्रोजेक्टर आएगा, वो प्रोजेक्टर आपका ऑडियो विजुअल दोनों में आएगा। ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पे तो OHP और स्लाइड प्रोजेक्टर की अगर बात करेगा, यही आपका विजुअल एड होगा। एपिस्कोप, देखिए इसको बोलते हैं एपिस्कोप, पुराने जमाने में आता था एपिस्कोप। एपीडीएस्कोप, इसको वही एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है कहना चाहिए। टेक्स्ट बुक, विजुअल एड्स में सप्लीमेंट्री बुक, केस स्टडी, रिपोर्ट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, किसी प्रकार का पेपर आइटम, प्रिंटेड आइटम, सब के सब विजुअल एड्स। म्यूजियम, विजुअल एड्स। एजुकेशनल टूर भी, म्यूजियम एजुकेशनल टूर भी आपके किस में आएगा, विजुअल एड्स में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो म्यूजियम जो होता है, जैसे म्यूजियम में आप लेकर के चले गए, वो भी किस में आएगा, तो विजुअल एड्स में आएगा। एजुकेशनल टूर में अगर आप किसी को चीज को दिखाते हैं, वो भी किस में आएगा, विजुअल एड्स में आएगा। ये हमारे सहायक शिक्षण सामग्री में विजुअल कैटेगरी का जो है वो उसकी हमने बात की। ठीक है, चलिए, तो विजुअल एड क्लियर है ना भाई, एक स्टैटिक होगा और एक वर्किंग भी आप दिखा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एजुकेशनल टूर की, तो एजुकेशनल टूर में हम वर्किंग की भी बात कर, वर्किंग करने का मतलब है कि जैसे मान लिया है आपने हाथी को दिखा दिया, अब हाथी चल रहा है, हाथी अपना जो भी एक्टिविटी कर रहा है, गाय को दिखा दिया आपने, बकरी को दिखा दिया, वो किस में आएगा, वो वर्किंग में आएगा, वो भी मॉडल काइंड ऑफ ही समझिए। तो एक होगा जो स्टैटिक मॉडल होगा, सीधा सीधा एक जगह पे रख दिए, वैसा होगा, स्टैटिक मॉडल कहेंगे। और एक होगा वर्किंग मॉडल। तो वर्किंग मॉडल मतलब समझिए ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी, वर्किंग मॉडल के अंतर्गत। चलिए, दूसरे नंबर चीज में देखते हैं हम लोग ऑडियो एड्स को। ठीक है, किसको देखते हैं हम लोग, ऑडियो एड्स को। ठीक है,
चलिए, तो ऑडियो एड्स में देखिए, ह्यूमन वॉइस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, रेडियो, एफएम, ब्रॉडकास्ट, ग्रामोफोन, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके ऑडियो एड्स में आ जाएंगे। देख लीजिए, वॉकमैन, ग्रामोफोन, जिससे भी आपको कोई साउंड सुनाई देती है, जस्ट साउंड सुनाई देती है ना, केवल और केवल साउंड सुनाई देगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑडियो एड्स। तो जो मनुष्य की वॉइस है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, रेडियो, एफएम, ब्रॉडकास्ट, किसी प्रकार का टेलीकास्टिंग जो होगी वो, और ग्रामोफोन, ये सब आपके ऑडियो एड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा आता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोटिवेशन होता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोटिवेशन करने का मतलब ये सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, इसे हम सबसे ज्यादा अच्छे, बेहतर और प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन को, हमारे शिक्षण को इम्पैक्टफुली बनाने के, प्रभावी बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका होता है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स में क्या क्या आएंगे? तो इसमें आ जाएगा आपका टीवी आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, वीसीपी, वीडियो कैसेट प्लेयर, जो पुराने जमाने में वीसीआर बोलते थे, वो वीसीपी, वीसीआर एक ही है। फिल्म प्रोजेक्टर, ये मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। स्लाइड प्रोजेक्टर बोलेंगे या ओएचपी बोलेंगे तो वो आ जाएगा आपके विजुअल में। अगर ओएचपी की बात होती है या यहाँ पे स्लाइड शब्द मेंशन किया है अगर, ठीक है, तो स्लाइड शब्द अगर मेंशन किया है या ओएचपी की बात की गई है तो वो हो जाएगा आपका विजुअल। लेकिन अगर फिल्म प्रोजेक्टर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑडियो विजुअल। ध्यान रखेंगे, गलती ना हो। मल्टीमीडिया कंप्यूटर भी आपका ऑडियो विजुअल दोनों में आएगा। मल्टीमीडिया अर्थात दोनों मीडिया आ जाता है, ऑडियो वीडियो दोनों आ जाएगा। तो ये आपका ऑडियो विजुअल एड्स है। तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, वीसीपी, ये सब आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। तो 3 प्रकार के कैटेगरी के बारे में हमने बात की। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा? ऑडियो विजुअल एड्स जो है उससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये रहता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोटिवेशन होता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें हमारे कम से कम 2 सेंस इन्वॉल्व होंगे। एक तो हमारे कान से सुनेंगे, ठीक है, और दूसरा हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो आई प्लस ईयर दोनों इसमें इन्वॉल्व रहता है। सो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेहतर आउटकम हो सकता है इससे। तो ऑडियो विजुअल एड जो है वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्या, बेस्ट है करना चाहिए तीनों में। ठीक है, तीनों अगर एड्स की बात करें तो सबसे बेस्ट एड्स जो होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चौथा आता है आपका रियलिया। ठीक है, देखिए, रियलिया करने का मतलब जो रियल चीजें होती हैं। ठीक है, मैक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग बाय ब्रिंगिंग द क्लास टू रियल लाइफ। सीधा सीधा रियल लाइफ से क्या करा देना, डेमोन्स्ट्रेट करा देना, सीधी सीधी चीजों को, रियल चीजों को दिखाना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रियलिया कहलाता है। रियल चीजों को दिखा देते हैं अपन। मान लिया लेट्स से कि जैसे किसी चीज को हमको दिखाना है, भाई मान लिया हमने कहा कि हमने शिमला गए। अब शिमला जाने के बाद हमको शिमला के बारे में बताना है, तो शिमला के बारे में बताना है तो सीधा सीधा ऐसा ना करे कि शिमला लेकर ही चले जाएं। या मान लिया हमको किसी नदी नाले तालाब के बारे में बताना है, तो नदी नाले तालाब के बारे में ऐसा बोलने के बजाय बेहतर ऐसा हो कि हम सीधा नदी नाले तालाब के पास ले जाएं, या जंगल के बारे में बताना जंगल के पास ले जाएं। इसको कहेंगे हम रियलिया। तो ये भी हमारे एक टीएलएम टीचिंग लर्निंग एड्स में आता है। ठीक है, इंकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन एंड हेल्प इन मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उससे वो क्या करेगा, साक्षात्कार करेगा, सीधा सीधा बच्चा क्या है समझेगा और इंटरेक्ट करेगा। इससे क्लासरूम क्या होगा, बेहतर इन्वायरमेंट होगा, समझ बेहतर आएगी। इसको कहते हैं रियलिया। तो रियलिया भी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डस्टर, क्लॉक, कॉइन, न्यूज़पेपर, टिकट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब को हम रियलिया मान सकते हैं। ठीक है, ये रियलिया में आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर हो गया, सीधा सीधा इंटरेक्ट होगा, सीधा सीधा अपना ही देखेगा, अपने समझेगा। टिकट्स के बारे में, तो टिकट्स को देख करके अपने खुद समझेगा। फ्रूट्स के बारे में सीधा सीधा बता सकते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बता सकते हैं, दिखा दें सीधा सीधा कि ये ऐसा है, ये लाल होता है, ये नीला होता है, इसमें इतने शल्क पाए जाते हैं, इसकी पत्ती की संरचना ऐसी होती है। सो इससे क्या होगा, डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा। इसको कहते हैं हम लोग रियलिया। तो ये हो गया हमारे चौथा नंबर का। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे आता है आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी भी आएगा। देखिए, तो इट इज अ प्लेस वेयर द लर्नर्स लिसन ऑन हेडफोन। दोनों कैटेगरी है। क्या होता है ना, ये जो सब्जेक्ट होते हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी या जो लैंग्वेज पेडागोजी होता है ना, उसमें वही वही चीजें बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में आती है और अलग अलग टर्मिनोलॉजी के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चीजें वही रहती है, बदलने वाली तो है नहीं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली लिसन की ही तो बात हो रही है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। तो डिस्कशन कैसा, तो हमने शुरुआत में बोला ना, ऑडिटरी लर्नर। ठीक है, तो जो ऑडियो एड्स होते हैं, तो ऑडियो एड्स के माध्यम से, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होगा, सुनते हैं, ऐसी चीजें लगी होती है, स्पीकर्स लगे होते हैं, हेडफोन्स लगे होते हैं, उसकी सहायता से हम अलग अलग प्रकार के साउंड को सुन करके अपनी स्पीच जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बोलने की शैली है, उसको सुधारते हैं। तो इट्स हेल्प टू डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा,
भाई सीधी सी बात है, कान में जो चीजें जाएंगी, जो कान में इनपुट होगा वही जुबान से बाहर आएंगी, वही आउटपुट मिलेगा। तो हमारे जो स्पीकिंग कैपेसिटी है, स्पीच हैबिट जो है, स्पीच हैबिट को ये बेहतर करता है, इसको हमको डेवलप करने में सहायता मिलती है लैंग्वेज लेबोरेटरी से। नंबर 6 की बात करें, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज अ वेरी इंपैक्टफुल। अगर मॉडर्न टाइम पे देखें, वर्तमान समय में देखें, तो इट इज अ न्यू इनोवेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और बेहतर आउटकम्स इसके आ रहे हैं, बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो इट इज अ न्यू इनोवेशन इन एजुकेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एड्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग में। सब कुछ आ जाएगा। या अपन सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो हमने ऑडियो और विजुअल लर्निंग की बात की थी, तो ये ऑडियो विजुअल लर्निंग हम यहाँ पे बेहतर ढंग से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 6 कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन देख लें, कुछ विशेषता देख लेते हैं किसकी, टीएलएम की। तो देखिए भाई, टीएलएम से क्या होता है, हम परमानेंट लर्निंग कर लेते हैं, इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। इम्पैक्ट अच्छा होने का कहने का मतलब ये है कि प्रभावी होता है, ठीक है, परमानेंट हो जाता है। क्या होता है, जैसे हम केवल और केवल लिस्टिंग करेंगे, केवल केवल स्पीकिंग करेंगे, तो लिस्टिंग और स्पीकिंग से क्या होगा, कुछ समय के लिए दिमाग में चीजें रहेंगी शॉर्ट टाइम के लिए, और शॉर्ट टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगी, वो फेड आउट हो जाएंगी, वो हट जाएंगी। टीएलएम का इस्तेमाल करने से क्या होता है, चीजें परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है। किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में, हमारे मेमोरी में थोड़े लॉन्ग लास्टिंग की मेमोरी रहती है। इट स्टॉप्स इनडिसिप्लिन एंड मोनोटोनियस, ठीक है। जो मोनोटोनियस क्लास होती है, क्लास में जैसे एक तरह की चीजें चल रही है, मोनोटोनियस मतलब कभी कभी काइंड ऑफ समझिए क्लास नीरस हो जाता है। तो टीएलएम का इस्तेमाल करने से क्या होगा, चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहती है, डिसिप्लिन बना रहेगा क्लास में, और ये मोनोटोनियस जो होती है क्लास, एक तरफा जो क्लास चलती है, उस एक तरफा क्लास को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। इससे ये फायदा है, इट स्टॉप्स इनडिसिप्लिन एंड मोनोटोनियस, राइट। ये इसका फायदा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टीएलएम की खासियत है। इट सप्लीमेंट्स द ओरल लर्निंग। ओरल लर्निंग को क्या करता है, सप्लीमेंट करता है। देखिए सप्लीमेंट एक ऐसा शब्द है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। हम कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो अधूरेपन को पूरा करे, और सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा। तो सीखेंगे तो ऐसी बात नहीं कि नहीं सीखेंगे, लेकिन ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको और इफेक्टिव और स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसको पावरफुल बनाने के लिए, और उसको मजबूत करने के लिए, और उसको बेहतर करने के लिए ये टीएलएम क्या करता है, कारगर होता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। टीएलएम एज अ मोटिवेटर। देखिए टीएलएम मोटिवेटर का भी काम करता है। मोटिवेटर का काम कैसे करेगा, बिल्कुल मोटिवेटर का काम करता है। क्या होता है, अगर टीएलएम से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इंकरेज होते हैं, उत्साहित होते हैं, पढ़ने में उत्साहित होते हैं, बच्चे सीखने में उत्साहित होते हैं, चीजें जो होती वो क्या कहना चाहिए, सीधे सीधे उनको रियल लाइफ में या चीजें उनको कॉन्क्रीट रूप में दिखती है, तो उससे बेहतर उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो टीएलएम एक मोटिवेटर का काम करता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सीधा सीधा एक्सपीरियंस कराता है। टीएलएम से सीधा सीधा उसको देख करके छू करके सब चीज महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हाइपोथेटिकेशन जो कंडीशन होती है, एक परिकल्पना वाली जो टीचिंग होती है, उससे लाख गुना अच्छा है कि हम उससे डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीधा सीधा उससे इंटरेक्शन होगा, साक्षात्कार होगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराता है। साथ ही साथ लास्ट, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, दोनों बचाता है। जिन चीज़ों को सिखाने समझाने में हो सकता है हम काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा और समय वेस्ट करें, तो ये क्या करता है, हमारी वैल्यूएबल जो टाइम है और जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो टाइम और एनर्जी को भी सेव करता है। ये टीएलएम के फायदे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीधा सीधा एक्सपीरियंस कराता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराता है। टीएलएम से डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई अगर आपको जैसे मान लिया आपको किसी भी जगह के बारे में समझाना है, मान लिया बस स्टैंड के बारे में समझाना है कि बस स्टैंड में, या रेलवे स्टेशन के बारे में बच्चों को सिखाना है कि रेलवे स्टेशन में कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, ट्रेन कैसे आती है, सिग्नल क्या होता है, तो बजाय उनको मुंह में बोलने के सीधा सीधा स्टेशन में लेकर के चले जाएं और स्टेशन से डायरेक्टली इंटरेक्शन करा दें, तो स्टेशन जो है वो हमारे लिए टीएलएम का काम करेगा, क्योंकि उसने हमारे शिक्षण में क्या की, मदद की। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है इससे, ठीक है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, कुछ इफेक्टिव टीचिंग एड्स के। एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट, हर चीज में एक्यूरेट होता है। सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, ऐसा पता चला कि टीएलएम ही इतना कॉम्प्लिकेशन है कि पता चला कि वो और अंडरस्टैंडिंग होने के बजाय और उससे डिस्ट्रैक्शन हो गया। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होना चाहिए। टीएलएम ऐसे हो कि वो हैंडी हो, और मतलब यहाँ पे जैसे देखा जाए हैंडी हो, इजीली पोर्टेबल हो, आसानी से कहीं पे भी लाया जा सके। अप टू डेट रहना चाहिए, जमाने के साथ रहे। ये नहीं कि आप किसी बाप आदम के ज़माने का टीएलएम आप सिखा रहे हैं बच्चों को और पढ़ा रहे हैं कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और।
तो चीज़ें अप टू डेट रहें, नए वर्जन का रहे, नई चीज़ें रहें, ताकि आप नई चीज़ों को बेहतर ढंग से सिखा सकें, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहे, और साथ ही साथ कम कीमत का भी होने, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, सिंपल हो, ईजियर हो। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इफेक्टिव टीचिंग एड्स के, ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब टीएलएम में एक हमारा आता है टेक्स्ट बुक, जो हमारा मेन स्ट्रीम में करना चाहिए हमारे स्टडी का। तो उसके कुछ खासियत देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अच्छे टेक्स्ट बुक की क्या निशानी होती है। तो देखिए, कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस रहे और करिकुलम के अकॉर्डिंग रहे। ये जैसा पाठ्यक्रम है, जैसा सिलेबस है, बिल्कुल उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि पाठ्यक्रम कुछ और है और सिलेबस कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम के अनुकूल हो, एज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा लर्नर का एज है, उसकी जो इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट और उसके एज के हिसाब से चीज़ें रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे छोटे बच्चे का है, तो छोटे बच्चे के हिसाब से अगर है तो ग्राफिकल फॉर्म में दिखे, ग्राफिक्स हो, पिक्चर्स हो। वही चीज़ अगर बड़ों की पुस्तक है, तो बड़ों की पुस्तक में चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा चटकीले कलर की ज़रूरत नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर बच्चे की बुक है, तो उसके इंटरेस्ट और उसके एज के हिसाब से वो ग्राफिकल उसमें थोड़ा चटक मटक होना चाहिए। हेडिंग एंड सब हेडिंग प्रॉपर चीज़ें रहे, हेडिंग रहे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके अंदर सब हेडिंग भी रहे। पता चल रहा है कि एकदम ऐसे सरपट लिख दिया, तो ऐसा सरपट नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या किसका लेना देना किससे है, तो एटलीस्ट पता तो रहे कि किसका किसी से लेना देना क्या है। तो हेडिंग भी रहे, सब हेडिंग भी रहना चाहिए। अच्छे टेक्स्ट बुक की हम बात कर रहे हैं ना, गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए, यानी कि एकदम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, सरही टाइप का पेपर क्वालिटी ना दे दें, ठीक है, एकदम सड़ियल तो वो भी ना रहे, पेपर क्वालिटी ठीक ठाक रहे, देखने में छूने में या क्रिस्पी क्वालिटी का रहे, पढ़ने में मजा आए, देखने में भी मजा आए, थोड़ी अट्रैक्टिव रहे। ये नहीं कि एकदम से सड़े हुए पेपर का बना दे, तो पेपर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर बाइंडिंग रहे, देखिएगा आप कई सारे बुक्स ऐसे होते हैं, इतनी टाइट बाइंडिंग कर देते हैं कि बुक को खोलेंगे तो फट से बंद हो जाता है, इरिटेटिंग लगता है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। भाई बुक को खोले तो बुक खुला रहना चाहिए ना, फट से जैसे ही आपने बुक को छोड़ा फट से बंद हो जाता है। तो इतना भी टाइट बाइंडिंग ना कर दें कि खोलने में परेशानी हो जाए। या कई लोग को देखिएगा ऐसा बाइंडिंग कर देते, इतने हल्की बाइंडिंग होती है कि पेजेस 2 बार पढ़ने से पेजेस उखड़ने शुरू हो गए। तो प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए, ये अच्छे टेक्स्ट बुक की खासियत है, बाइंडिंग प्रॉपर रहे, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो साइज हैंडी होना चाहिए, ठीक है, हैंडी साइज रहे। हैंडी साइज कैसा, तो आसानी से कैरी हो जाए, कहीं पे भी ले जा सकें, कहीं पे भी यानी इतना बल्कि हो जाए कि 2 आदमी पकड़ के उठा रहे हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, हैंडी साइज होना चाहिए। अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज रहे। अगर टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जैसे मान लिया मैथ्स की बुक है, तो मैथ्स की बुक में कुछ ऐसे एक्सरसाइज होना चाहिए, कुछ ऐसा इलस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो जो टेक्स्ट हमने पढ़ा उससे उसको रिवीजन करते बने, उससे संबंधित क्वेश्चंस करते बने, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से व्याख्या होना चाहिए वहाँ पे उन चीज़ों की प्रॉपरली। बिबिलियोग्राफिकल रेफरेंस होना चाहिए। बिबिलियोग्राफिकल रेफरेंसेस कहते हैं किसको, तो बिबिलियोग्राफिकल रेफरेंसेस कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया है कोई बुक में कोई कंटेंट दिया हुआ है, तो उस कंटेंट का लेना देना कहाँ पे है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे से स्टार लगा करके देते हैं, या बुक के ऊपर आप देखे होंगे ऐसे 1 2 3 लिखा होता है, ऐसे छोटा छोटा 1 2 3 लिखा होता है, या सिंगल स्टार ट्रिपल स्टार ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब होता है वो ये बताना चाहते हैं कि वो चीजें कहाँ से आई, ठीक है, रेफरेंसेस बताना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई कोई पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टर्म है। जैसे मान लिया हम बात करें किसी भी टर्म को ले लेते, जैसे मान लिया दीकू, एक दीकू शब्द आता है, तो जो जनजाति होते थे वो अंग्रेजों को या बाहरी व्यक्ति को दीकू कहते हैं। तो दीकू शब्द के बारे में अगर जानना है, कोई नया बंदा पढ़ेगा जिसको दीकू के बारे में नहीं पता, तो वो क्या उस वहां पे आपको रेफरेंस देना होगा कि यहाँ पे आप 3 स्टार लगा दिए, 1 स्टार लगा दिए। अब उसको जाकर के वो उसके पेज के लास्ट में या बुक के लास्ट में उसका रेफरेंसेस दिया होगा। तो एक अच्छे बुक में क्या होता है, इस तरह की अगर कोई टर्मिनोलॉजी आती है तो उसके बारे में जो स्पेशल वर्ड है, जो पर्टिकुलर टर्म है, उस पर्टिकुलर टर्म को समझाने के लिए रेफरेंसेस दिए होते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहे, प्रॉपरली शुरू हो, बढ़िया से अच्छी सी भूमिका रहे, और लास्ट में उसको अच्छे से कंक्लूड भी किया जाए, ठीक है, उसको अच्छे से कंक्लूड करें, जैसे शुरुआत हुई वैसे उसकी एंडिंग भी होनी चाहिए, ये भी रहे। नो प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक होने से क्रेडिबिलिटी खराब होती है, बुक के ऊपर लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या सही है कि नहीं। तो प्रिंटिंग मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए, बार बार प्रूफ रीडिंग हो, और प्रूफ रीडिंग करने के बाद वो प्रॉपरली हो।
नॉट मच कॉस्टली, द लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, कॉस्टली ना हो, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबों को तो बहुत सस्ते सस्ते होते हैं, 100 रुपये में 200 रुपये में अच्छी अच्छी किताबें आती है, जबकि उसी को किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बात करेंगे तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक टेक्स्ट बुक की खासियत है, विशेषता है। क्वेश्चन अगर देखें इसका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अ गुड टेक्स्ट बुक इज, ठीक है, एक अच्छे टेक्स्ट बुक की खासियत क्या होती है? फुल ऑफ पिक्चर्स, फुल ऑफ स्टोरीज एंड कार्टून्स, लवली एंड अट्रैक्टिव लुकिंग, अकॉर्डिंग टू करिकुलम एंड सिलेबस। तो इन ये चीज़ें जो है ये अनिवार्य तो है, ये ज़रूरी तो है, बट अगर हम बात करें एज पर ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारा अकॉर्डिंग टू करिकुलम एंड सिलेबस। जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिलेबस और पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। दैट कुड बी अ बेटर बुक, वो एक अच्छा टेक्स्ट बुक की निशानी है, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट बुक की अच्छी निशानी होती है। चलिए, तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन रहा, और यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो एमसीक्यू देखते हैं। अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम फॉर, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक टीचर अपने क्लासरूम में किस प्रकार के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन है आपके पास, एक्सप्लेनिंग अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, रिवाइजिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। देखिए, तो अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे टीचर को किस तरह से इस्तेमाल, अच्छा शायद मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था। देखिए, तो यहाँ पे डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको भी दूर करने के लिए टीएलएम काम आता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में भी काम आता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो देखिए आपके ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सेव टाइम एंड एनर्जी, मेकिंग लर्निंग परमानेंट, सेव पेपर, प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नॉट बोला जा रहा है, तो टाइम और एनर्जी को तो सेव करने के लिए होता ही है, लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। पेपर सेविंग यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन पेपर सेविंग, ठीक है। सेव पेपर ये ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन को रोकने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं टीएलएम का, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है, तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो सेव पेपर, ठीक है। सेव पेपर इसके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन गुण इंस्ट्रक्शन मटेरियल के नहीं है, टीएलएम अर्थात टीएलएम का मेन प्रॉपर्टी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और आइडियल दैट मेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। देखिए, कौन सा एक आइडियल कंडीशन होगा, कौन सा जो रियल ऑब्जेक्ट है, वो उसकी बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा लर्निंग मटेरियल कौन सा फॉर्म में किस फॉर्म में रहे तो हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा, ये बात कही जा रही है। विजुअल मटेरियल ज़्यादा क्लियर कर सकता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट ज़्यादा क्लियर कर सकता है, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा कर सकता है, ये टेक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेक्टाइल मटेरियल। आपको याद आ रहा होगा टेक्टाइल मटेरियल मतलब जो करके सीखने वाली बात, टेक्टाइल लर्नर के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्टाइल टेक्टाइल मटेरियल। ये दोनों दो टाइप का इम्पैक्ट देता है, एक ऑडियो इम्पैक्ट भी देगा
और साथ ही साथ विजुअल इम्पैक्ट भी देता है, दोनों देता है। ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट देने के कारण टेक्टाइल मटेरियल कुड बी मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। और यहाँ पे वही बोल रहा है कि ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बेहतर कौन सकता है, तो टेक्टाइल मटेरियल कुड बी वेरी गुड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट अ विजुअल एड। देखिए भाई, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से विजुअल एड नहीं है, तो विजुअल एड्स कौन सा नहीं है। ठीक है, स्लाइड है, ब्लैक बोर्ड भी है, चार्ट भी है, फिल्म नहीं है। फिल्म केवल विजुअल नहीं है, फिल्म विजुअल के साथ साथ ऑडियो भी है। ठीक है, इसमें आवाज भी आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल्म्स। ये विजुअल के साथ साथ ऑडियो भी है, तो ये ऑडियो विजुअल वाली कैटेगरी में आता है, ये हो जाएगा फिल्म्स आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 5। ब्लैंक इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड। कौन सा इसमें से गुड टीचिंग एड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कौन सा इसमें से नहीं है बोल रहा है। तो इट शुड बी वेरी स्मॉल, इट शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इट शुड बी इजिली एंड पोर्टेबल, बिल्कुल पोर्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी अप टू डेट भी होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्मॉल, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इट शुड बी वेरी स्मॉल। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉट पूछा था, ये हो जाएगा आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड, छोटा होना जरूरी नहीं है। बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स स्टूडेंट बिकम एक्टिव इन क्लासरूम लर्निंग, टीचर बिकम एक्टिव इन टीचिंग, टीचर बिकम्स इफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। भाई सीधी सी बात है, अगर हम ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम इसका यूज करते हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट तो क्लास में एक्टिव होएगा ही होगा, टीचर भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे, उनको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, और जब दोनों होंगे तो टीचिंग क्या हो जाएगी, ये तो एक्टिव होगी ही होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सब के सब, इनमें से सभी। आगे बात करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स इज। देखिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स कौन सा होता है, नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रोजेक्टेड मोस्ट इफेक्टिव की बात की जा रही है, नॉन प्रोजेक्टेड ठीक है इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, प्रोजेक्टेड भी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो रहेगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी को हमने रिलिया कहा था। ठीक है, जो रिलिया था, रियल चीजों से, याद आ रहे होगा, रियल चीजों का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो रियल चीजों का एक्सपीरियंस सीधे सीधे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, तो ये ज्यादा हमें इफेक्टिव बना सकता है। राइट, अ टीचर ब्रॉट यूटेंसिल्स एंड टॉयज फ्रॉम होम टू टीच वोकेबुलरी एंड कॉन्टेक्चुअल यूज, व्हाट आर दिस मटेरियल नोन एज। देखिए एक टीचर है जो अपने घर से कुछ बर्तने या कुछ खिलौने लेकर के आता है, क्या करने के लिए, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वोकेबुलरी पढ़ाने के लिए, वोकेबुलरी के शब्द का जो भंडार है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, व्हाट आर दिस मटेरियल, ये इसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से आएगा, एड्स कहेंगे, रिलिया कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कुकिंग कहेंगे, कि थेमेटिक वोकेबुलरी कहेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई ये रियल चीज है, यूटेंसिल का क्या करेंगे, नाम बताएंगे ना कि कौन चाकू है, छुरी है, क्या है, बर्तन है, कौन बकेट है, कौन क्या है, इस चीज को बताएंगे। टॉयज के बारे में बताएं कि भाई टॉयज में ये भालू है, बियर है, लॉयन है, डियर है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वोकेबुलरी स्ट्रांग हो रही है और रियल चीजों से हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियलिया। ठीक है, ये रियलिया कहलाएगा। ठीक है, देखा भाई कुकिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केवल यूटेंसिल से हमको कुकिंग नहीं सिखाना है, थीमेटिक वोकेबुलरी भी नहीं होगी, एड्स तो है लेकिन कैसा एड्स है, तो रियलिया एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड्स यूज्ड बाय टीचर इन क्लासरूम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है बोल रहा है इन क्लासरूम, जबरदस्ती क्वेश्चन को लेंदी बनाया है। देखिए सीधा सीधा पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है। अब बाकी की चीजें देख करके आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, तो परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं, तो अब सीधा से आपको छाटना है, टेलीविजन है, फिल्म्स है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों होता है, ऑडियो भी होगा वीडियो भी होगा, दोनों होता है, ग्राफ्स नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, नहीं। ठीक है, ये डी हो जाएगा, ग्राफ्स केवल और केवल विजुअल है, ऑडियो नहीं है। व्हाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल अ टीचर शुड टेक केयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सिलेक्शन करते समय किस प्रकार के किन किन चीजों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, प्राइस, प्रैक्टिकलिटी,
टीचर्स एबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए भाई, प्राइस तो एक मैटर होता है, टीचर्स एबिलिटी नॉट अ मैटर, ठीक है। प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रायोगिक तौर पर हम, क्योंकि हमको प्रायोगिक ज्ञान कराना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रैक्टिकली कराने के लिए, प्रायोगिक ज्ञान कराने के लिए, ताकि बच्चा देखे और समझे, सीधा से उसको साक्षात्कार कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है, नंबर 10 प्रैक्टिकली। ओके, नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स डिपेंड्स लार्जली ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज ऑफ स्टूडेंट। भाई हम अगर किसी भी टीएलएम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो टीएलएम का सिलेक्शन जो है किस चीज पर डिपेंड करेगा? एज ऑफ स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट डिपेंड करता है बट नॉट दैट मच, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल, एज ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ, दैट कुड बी मच बेटर। ये डी होगा आपका ऑप्शन, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, शिक्षा के स्तर पर और स्टूडेंट के एज पर, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। इन टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज, ठीक है। देखिए अब लैंग्वेज टीचिंग में टेक्स्ट बुक का क्या रोल है? द ओनली मीन्स, क्या एक साधन है? एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस, नॉट इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस, द एंड ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो केवल साधन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में सही होगा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट ये तो होगा ही नहीं, एंड ऑफ रिसोर्सेस ये भी नहीं होगा। तो एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के रूप में काम करता है, एक अच्छा स्रोत के रूप में काम करता है, जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं होती। तो मेन टीएलएम है हमारा टेक्स्ट बुक, ऐसा देखना चाहिए तो, ठीक है। तो ये हो गया। सो दैट्स इट, इस सेशन में इतना ही। हमारी ऑफलाइन क्लासेस इंस्टीट्यूशन में ऑन गोइंग है, चल रही है। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप नंबर्स पे कांटेक्ट करें, और सीटेट को टारगेट में रख करके जो आने वाला फर्दर सीटेट है उसको टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसी में ही आपको, इसी के साथ टीचर्स भर्ती जो आने वाली है उसकी भी एक लॉन्ग टर्म बैच, एक लंबी तैयारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। सो कांटेक्ट करें, और बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं या जो डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर्स हैं वो मैं और लाते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।